लीजिए सुनिए फिर वही खौफ का भाग 5 मेरी यानी हर्षपाल की आवाज़ में। क्या तुम जानते हो यश कि तुम मैथ के एक अच्छे स्टूडेंट हो? साहिल ने यश के प्लेट में चावल डालते हुए कहा। एक बज चुका था। लंच का वक्त होने के कारण दोनों डाइनिंग टेबल पर थे। मैथ्स क्या है? एक सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट? हम जब किसी टॉपिक को लेकर डिटेल स्टडी करते हैं तो वह टॉपिक सब्जेक्ट कहलाने लगता है। यानी कि टॉपिक किसी सब्जेक्ट का एक छोटा स्वरूप होता है। डेफिनेटली। इस बार साहिल का स्वर उत्साहित था। इसके सोचने समझने की शक्ति सही सलामत पाकर वह आश्वसित हो उठा था। मैथ में किस टॉपिक की डिटेल स्टडी की जाती है? मैं मैथ के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन एक बार जब तुम्हारी यादें तुम्हारे साथ थीं तब तुम्ही ने मुझे बताया था कि ईश्वर ने ब्रह्मांड के नियमों को एक स्पेशल लैंग्वेज में लिखा है। उसी लैंग्वेज को मैथ्स कहते हैं। यानी कि मैथ्स की स्टडी का मतलब है उन नियमों को समझना जिसे ये ब्रह्मांड संचालित होता है। ये ऐसा लैंग्वेज है जिसे वर्ड्स और सेंटेंस के बजाय नंबर्स और कैलकुलेशन के फॉर्म में लिखा जाता है। यश ने आँख बंद कर ली। उसके अंदाज में लगा कि वह साहिल की बात समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जल्द ही इस प्रयास में असफल होने के बाद उसने आंखें खोल दी। लैंग्वेज किसे कहते हैं? नंबर्स ऑफ कलेक्शन ये क्या होते हैं? ब्रह्मांड क्या है? उसने व्यग्र लहजे में कई सवाल पूछे। भाषा विचारों को दूसरे के सम्मुख रखने का एक माध्यम है। संख्याएं हमारे जीवन को संयोजित करने वाली राशियां हैं। किसी अपार्टमेंट का मैथमेटिकल फॉर्म इन्फेक्शन और परिवेश ब्रह्मांड कहलाता है। जल्दी जल्दी कहने के बाद साहिल ने लंबी सांस लेकर आगे कहा, मैं जानता हूँ कि मौजूदा हालात में ये सब समझना तुम्हारे लिए आसान नहीं है। हर बार की तरह इस बार भी यश ने भावशून्य प्रतिक्रिया दी और चावल के बीच दाल उड़ने लगा। मैं समझता हूँ कि मैथ में गहरी रुचि होने के कारण इससे जुड़ी कुछ चीज़ें तुम सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बन चुकी होंगी। मेरे कहने का मतलब है कि याददाश्त खो देने के बाद भी अपने सब्जेक्ट से जुड़ी कुछ चीज़ें तुम अभी भी जानते होगे। क्या आपकी ये थ्योरी मुझे मेरी पहचान वापस दिलाने में मदद कर सकती है? साहिल ने खामोशी अख्तियार कर ली और यश की प्लेट देखने लगा। वह प्लेट में चम्मच बस चला रहा था। अब तक की बातचीत के दौरान उसने एक भी निवाला हलक के नीचे नहीं उतारा था। मैं नहीं जानता कि कब और किस परिस्थिति में तुम्हारी चेतना वापस आ सकती है, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि यदि तुमने सबकॉन्शियस माइंड का सहारा लिया तो बेहतर परिणाम आ सकते हैं। मैंने आपसे वही पूछा कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेमोरी रीगेन करने में कैसे मेरी हेल्प कर सकता है। ये समझने के लिए तुम्हें सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड की कार्यप्रणाली को समझना होगा। हमारे दिनचर्या की काफ़ी एक्टिविटीज़ ऐसी होती हैं जिन्हें पूरा करने के लिए हमें उन्हें याद नहीं रखना पड़ता, क्योंकि उन्हें एक्टिविटीज़ को पूरा करने की जिम्मेदारी हमारे अवचेतन मस्तिष्क यानी कि सबकॉन्शियस माइंड की होती है। उदाहरण के तौर पर रिसेप्शन को ही लेते हैं। क्या हम ये याद रखना पड़ता है कि हम 1 मिनट में 60 सेकंड बार सांस लेना है? नहीं, हम याद नहीं रहे या ना रहे, क्रिया प्रतिक्रिया स्वरूप चलती रहती है। उस वक्त भी जब हम नींद में होते हैं, हमारे फेफड़ों को हमेशा सांस लेने की याद दिलाते रहने वाला कौन होता है? सबकॉन्शियस माइंड। एब्सोल्युटली। रिसेप्शन इज़ द माइंड कंपल्सरी नीड ऑफ द आवर लाइफ। और जो चीज़ें हमारी लाइफ के लिए कंपल्सरी होती हैं उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी सबकॉन्शियस माइंड की नहीं बल्कि सबकॉन्शियस माइंड की होती है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड सेल्फिश नेचर का होता है। बायोलॉजिकल प्रोसेस के साथ साथ वो सभी एक्टिविटीज़ या अचीवमेंट जिन्हें हम अपने जीवन की अनिवार्य आवश्यकता बना लेते हैं, पूरा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकॉन्शियस माइंड को हैंड ओवर हो जाती है। जब सबकॉन्शियस माइंड हमारी किसी फिजिकल नीड को फुलफ़िल करने में एबल नहीं होता तो वह उनके लिए फोरेबल एटमॉस्फेयर बनाने लगता है।
मैं इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से तुम्हें और बेहतर ढंग से समझा सकता हूँ। सपोज दैट कोई स्टूडेंट एग्ज़ाम में टॉप मार्क्स रैंक सिक्योर करने के लिए पॉजिटिव है और वे दिन रात यही सोचता है कि एनी परसेंट कॉस्ट ऑफ रैंक अचीव करने ही करनी है। वह जो अपने लक्ष्य के प्रति उग्र चिंतन कर जाता है तो लक्ष्य प्राप्त न होने के दिशा में उसका अवसादग्रस्त होकर आत्महत्या कर लेने या फिर मानसिक संतुलन खो बैठने की संभावना भी प्रबल हो जाती है। अतः टॉपर रैंक सिक्योर करना उसके जीवन का अनिवार्य लक्ष्य बन जाता है, कंपल्सरी नीड। और ऐसे ही होते हैं अवचेतन मस्तिष्क जागृत हो उठता है। लड़के का कॉन्शियस माइंड पढ़ाई करने की जो भी स्ट्रेटेजी बनाता है, सबकॉन्शियस माइंड उस स्ट्रेटेजी को फॉलो अप करने के लिए फेवरेबल कंडीशन बनाने लग जाता है। चेतन मस्तिष्क और अवचेतन मस्तिष्क का ये सम्मेलन प्रयास तब तक चलता रहता है कि जब तक लड़का अपने टारगेट को हिट नहीं कर लेता। इतने लंबे चौड़े एग्जाम्पल का सीधा सा मतलब यही है कि हम जैसा सोचते हैं हमारे आसपास का वातावरण यानी एटमॉस्फेयर वैसा ही हो जाता है। एब्सोल्युटली राइट। साहिल ने हौसले से मेज पर मुक्का मारा। यश ने बिल्कुल वही समझा था जो वह उसे समझाना चाहता था। यही तो कारण है कि बी पॉजिटिव थ्योरी हर मोटिवेशनल स्पीकर के शो का अहम हिस्सा होती है। हर इंस्पायरर इसलिए इस बात पर जोर देता है कि हमेशा उस चीज़ के बारे में सोचो जो तुम्हें बनना चाहते हो या फिर जिसे अपने जीवन के साकार होने हुए देखना चाहते हो, क्योंकि हमारे विचार ही हमारी सफलताओं के लिए आवश्यक परिवेश का निर्माण करते हैं। आपके अनुसार अपनी चेतना भूलने ही गवा चुका हूँ, लेकिन वे चीज़ें आज भी मेरे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा होंगी जो कभी मेरे जीवन की अन्यावृत्त आवश्यकताएं हुआ करती थी। यस, यू आर ऑन राइट ट्रैक। मैथ्स तुम्हारे जीवन का अभिन्न अंग था। तुम मैथ्स के लिए पॉजिटिव करते थे, इतना कि चेतना विहीन अवस्था में भी वह तुम्हारे अवचेतन मस्तिष्क से संरक्षित होगा। यानी कि मैं किसी अनजान शक्ति से वशीभूत होकर इन कंडीशन में भी मैथ के प्रॉब्लम सोल्व कर सकता हूँ। उसके अनजान शक्ति नहीं, अवचेतन मस्तिष्क की शक्ति कहते हैं। एक मिनट रुको। साहिल इतना रोमांचित हो उठा था कि यह भी भूल गया था कि वह लंच करने के लिए बैठा है। उसने नैपकिन से हाथ पोंछा और शोकेस की ओर बढ़ा गया। उसने कांच के कपाट से एक नज़र आ रही गणित की अनगणित किताबों के बीच रखी एक फ़ाइल उठाया और उसे लेकर वापस डाइनिंग टेबल पर आया। इस फाइल को देखो यश। यश ने फाइल थाम ली। उसके अंदाज में झलकता निराशा अब उत्सुकता में तब्दील हो चुकी थी। फाइल पर टाइल पड़ने के बाद यश ने साहिल के चेहरे पर दृष्टिपात किया। इन टाइटल को पढ़ने के बाद तुम्हारे मन में क्या आ रहा है? साहिल ने पूछा। यह नाम नहीं, कहीं सुना हुआ लग रहा है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं इस टॉपिक के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन उसे आपके सामने रख नहीं पा रहा हूँ। यश ने दिमाग पर जोर डालते हुए कहा। कोशिश करो यश, साहिल ने उकसाई। यह तुम्हारा ही लिखा हुआ रिसर्च पेपर है जिसे तुमने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रिप्रेजेंट किया था। तुम्हारे इस टॉपिक के बारे में कुछ न कुछ ज़रूर याद आएगा। यश ने आंखें बंद कर ली। उसके माथे पर पड़ने वाली सिलबटों से इंगित किया कि मौजूदा फाइल की विषय वस्तु को याद करने के प्रयास में वह एक मानसिक द्वंद्व से जूझने लग रहा है। नहीं याद आ रहा है मुझे। अंततः उसने आंखें खोल दी और लंबी लंबी सांस लेते हुए बोला। उनका चेहरा तनावग्रस्त हो उठा। पानी पी लो। साहिल ने पानी का गिलास उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। यश को सचमुच पानी की ज़रूरत थी। उसने गिलास को एक ही सांस में खाली करके टेबल पर रख दिया। लंच का ख्याल दोनों के ही जहन में रुखसत हो उठा था। लिखने की कोशिश करो। थोड़ी देर की खामोशी के बाद साहिल ने जेब से पेन निकाला और यश की ओर बढ़ाते हुए कहा। हो सकता है कि तुम जिसे बता नहीं पा रहे हो उसे शब्दों में ढाल सको। यश ने पेन लिया और फाइल का ब्लैंक पेज खोला। पेन हाथ में आते ही मानो उसकी उंगलियां मचलने लगी थी। किसी अज्ञात प्रेरणा के सम्मोहन में बंधा यश द्वारा पेन की नोक को कागज़ पर रखने भर की देर थी कि शब्द खुद ब खुद कागज़ पर उतरने लगे। सुखद आश्चर्य के सैलाब में डूबा साहिल
यश की उन बातों को शब्दों का रूप लेते हुए देख रहा था जिसे वह लफ्ज़ों का रूप देने में विफल रहा था। उसने अंदाज से लग रहा था कि वह मात्र एक जरिया था। शब्द किसी और की प्रेरणा से पन्ने पर उतर रहे थे। करीब 10 मिनट तक लिखने के बाद यश ने लिखे हुए वाक्यांशों को साहिल की ओर बढ़ा दिया। तुम खुद मुझे सारांश सुना दो क्योंकि मेरी इंग्लिश कमज़ोर है। संक्षेप में कहा जाए तो यह रिसर्च आर्टिकल मेडिकल साइंस में डिफरेंशियल एवल्यूशन ऑफ कंजेशन के बारे में है। यह आर्टिकल विशेष रूप से हार्डिंग होलिसिस मॉडल पर केंद्रित है। दरअसल हार्डिंग होलिसिस मॉडल एक गणित मॉडल है जो न्यूरॉन्स में एक्शन पॉजिटिवल के प्रारंभ होने और उनके संचारित होने का विवरण प्रस्तुत करता है। ये मॉडल नॉन लीनियर डिफरेंशियल एक्शंस का सेट होता है जो न्यूरॉन जैसे उत्तरशील कोशिकाओं का इलेक्ट्रॉनिकल कैस्केड सिस्टम होता है। बस, साहिल ने ऊबकर यश की बात काट दी क्योंकि वह भारी भरकम सिद्धांत उसके सिर के ऊपर जाने लगा था। मैं जो जानना चाहता था मुझे पता चल गया। साहिल की आंखों में व्याप्त हो उठी चमक बता रही थी कि उसकी पहली दफ़ा यश की हालत को लेकर सकारात्मक संकेत प्राप्त हुए थे। उसने आगे कहा, इस वक्त मैथ में अनजान होने के बावजूद भी तुमने मैथ्स के एक रिसर्च आर्टिकल को समराइज कर डाला। अब तो तुम्हें यकीन हो गया होगा कि मैंने जो कुछ कहा वह सब सच है, कोई काल्पनिक सिद्धांत नहीं। तुम्हारा चेतन मस्तिष्क जिन बातों को भूल चुका था वे बातें अभी भी तुम्हारे अवचेतन मस्तिष्क में संचरित हैं। वह सब ठीक तो है, लेकिन मेरा यह सवाल तो अभी भी अपनी जगह पर है कि मेरी मेमोरीज रीगेन कैसे हो सकता है। गुड क्वेश्चन यस, साहिल ने चुटकी बजाते हुए कहा। मेडिकल साइंस में मेमोरी लॉस में अब तक कितने भी केसेज आए हैं उनमें से अधिकतर का इलाज डॉक्टर्स एवं एक्सपर्ट्स के बजाय पेशेंट के सेल्फ एक्सपर्ट की ही कगार पर किया गया है। इसलिए तुम्हारी मेमोरी रिगेन करने के लिए मेरे साथ कोशिश करनी होगी। लेकिन वह कोशिश क्या होगी? इसके लिए तुम्हें सबसे पहले कोइंसिडेंट होना पड़ेगा। साहिल ने गहरी सांस ली और कहा, इसके बाद हम साथ मिलकर अपने आसपास बिखरी कड़ियों को जोड़ेंगे और उन्हें एनालाइज से पता लगाएंगे कि कैबिज में तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तुम्हारी एक रिसर्च फेलो ने मुझे बताया कि वहाँ तुम पर जानलेवा हमला हुआ था। तो क्या वह अटैक ही मेरी मेमोरी की लॉस की वजह है? शायद डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तुम पर हुआ अटैक भी तुम्हारे सडन मेमोरी लॉस के अज्ञात कारणों में से एक हो सकता है। इसका मतलब कि कारण और कई भी हो सकते हैं जो आपको नहीं मालूम है। हाँ, क्योंकि तुम पर जो अटैक हुआ था वह फेल हो गया था। जिस अटैक में तुम्हारे खरोच तक नहीं आई उस अटैक को सडन मेमोरी लॉस की वजह मान लेना थोड़ा अजीब लग रहा है। इसलिए मैंने कहा कि तुम्हारे सडन मेमोरी लॉस के कई और भी कारण हो सकते हैं जो अज्ञात हैं। मुझे लगता है कि तुम कैम्ब्रिज में सिर्फ अपार्टमेंट टू मर्डर का ही नहीं बल्कि कुछ अन्य रहस्यमयी गतिविधियों का भी शिकार हुए थे। ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ जो अचानक मुझे अपने पहचान से हाथ धोना पड़ा? ये जानने का एक जरिया मेरे पास है। साहिल ने क्षण भर के मौन के बाद आगे कहा, कैबिज में वर्कशॉप के पार्टीशन करने का इंडिटीज रिसर्च इंडस्ट्रियल ग्रुप के तुम्हारे रिसर्च गाइडेंस यानी कि प्रोफेसर उदयराज चौहान लीड कर रहे थे। इसलिए प्रोफेसर के पास उन इंडियन रिसर्च स्टूडेंट के पेपर एजुकेशन प्रोजेक्शन का रिकॉर्ड मौजूद होगा। उन रिकॉर्ड से हम यह फ़ायदा होगा कि उन रिकॉर्ड्स के ज़रिए हम यह पता लगा सकते हैं कि तुम्हारे अलावा और कितने ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने अपने रिसर्च पेपर में मेडिकल साइंस के मैथ्स के सिग्निफिकेंस को लेकर नई संभावनाओं की ओर प्रोफेसर का ध्यान आकर्षित किया था। इस खामोशी के साथ साहिल को घूरता रहा। वह अभी तक उसके कथन का आशय नहीं समझ पाया था। देखो यश, साहिल ने समझाने वाले अंदाज में कहा, स्टूडेंट लाइफ में कुछ स्टूडेंट के कई प्रतिद्वंदी ऐसे भी होते हैं जो उनसे आगे निकलने की होड़ में उनके शारीरिक या मानसिक रूप में हानि पहुंचाने से भी परहेज नहीं करते। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे
उत्कृष्ट घोष कार्य को दबाने के लिए तुम्हारे ही किसी प्रतिद्वंदी ने ऐसी गतिविधियों को अंजाम दिया जिसके कारण तुम अब तक अर्जित की हुई अपनी सभी उपलब्धियों को गंवाकर स्वयं की पहचान भी खो बैठे हो। यदि ऐसा है तो मेरा वह प्रतिद्वंदी कौन हो सकता है? इसके लिए हमें प्रोफेसर चौहान के पास रिकॉर्ड को खंगालना होगा। हमारे शक की कोई सुई उस रिसर्च स्कॉलर के ऊपर उठी रहेगी जिससे रिसर्च पेपर का टॉपिक तुम्हारे टॉपिक से मिलता जुलता होगा। यश ने कुछ नहीं कहा। बात बहुत हो चुकी, अब लंच की रिस्टार्ट करते हैं। श्योर, कहने के बाद यश ने पहला निवाला मुंह में रखा। एक बात कहूँ यश? थोड़ी देर बाद साहिल ने उसे अर्थपूर्ण नज़रों से देखते हुए कहा। हाँ जरूर, यश मुस्कुराए। अब उनके चेहरे पर रौनक थी। साहिल ने थोड़ी देर तक उसके चेहरे के भावों को परखा। पिछले कई दिनों से उसके चेहरे पर नज़र आने वाले अवसाद को छंटता देख वह अपने सवाल पूछने के लिए यह समय उपयुक्त लगा। सोचने लगा। क्या सोचने लगे आप? तुम ब्रह्म राक्षस के बारे में कुछ जानते हो? मैं तो अपने बारे में भी कुछ नहीं जानता, तो फिर इस ब्रह्म राक्षस के बारे में कैसे जान सकता हूँ? यश ने लापरवाह अंदाज में कहा और पानी का गिलास होठों से लगा ली। कोई बात नहीं, मैंने बस यूं ही पूछ लिया। साहिल ने भी लापरवाह दिखावा दिया और लंच में व्यस्त हो गया। उसने जानबूझकर माया और कैबिज टूर के दौरान उसके बनाए हुए स्केच का जिक्र नहीं किया। राजमहल में कोहराम मचा हुआ था। संस्कृति का ऐसे तहखाने से बेहोश पाए जाना जिनके अस्तित्व में आज तक राजमहल का कोई भी सदस्य वाकिफ नहीं था, हर किसी के हैरत की खुराक बना हुआ था। सुबह सुबह ही एक नौकर ने स्टोर रूम में दरवाजे की दरारों से भीतर झांकने की कोशिश की थी। हालांकि उसे नज़र कुछ नहीं आया था, लेकिन वह इतना ज़रूर समझ गया था कि किसी ने अंदर का महल ना देख सके, इसलिए छोटी मालकिन ने दरवाजे पर कबाड़ का ढेर जमा कर दिया था। वह दौड़ते हुए दिग्विजय के पास पहुंचा था और उसके सामने अपने विचार कुछ इस प्रकार रखे थे। स्टोर रूम में छोटी मालकिन ना जाने क्या कर रही हैं। उन्होंने अंदर का दरवाज़ा केवल बंद ही नहीं किया है, बल्कि दरवाजे पर कबाड़ भी जमा कर दिया है ताकि कोई यह न देख सके कि वे क्या कर रही हैं। ये बात साधारण नहीं थी और ना ही समझने के दायरे के भीतर की चीज़ थी, इसलिए दिग्विजय तत्काल नौकर के साथ स्टोर रूम की ओर दौड़ पड़े। दरवाज़ा पीटने के बाद भी जब कोई उत्तर न मिलने के पर जल्द ही पूरे राजमहल में ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई कि स्टोर रूम में बंद संस्कृति की कोई जवाब नहीं दे रही है। और फिर राजमहल का हर सदस्य और नौकर दरवाजे पर जमा हो गया था। दरवाजे पर अनगिनत थाप देने के बाद भी अंदर से कोई प्रतिक्रिया न पाकर लोगों ने संदेह हुआ कि कहीं संस्कृति खुद को कहीं हानि न पहुंचा ली हो। अतः दिग्विजय ने आदेश दिया था, दरवाज़ा तोड़ दो। मालिक का आदेश पाते ही नौकर अपने प्रयास में जुट गए थे। करीब आधे घंटे की कमरतोड़ मेहनत के बाद मौजूद दरवाज़ा टूट तो गया था, लेकिन अंदर के कबाड़ का ढेर जमा होने के कारण कमरे में दाखिल होने के लिए जगह बनाने के लिए उन्हें 15 मिनट अतिरिक्त और लग गए थे। स्टोर रूम के एक कोने पर फर्श तोड़कर सुराख बनाया गया था। संस्कृति की गैर मौजूदगी और सुराख में लटक रही इस रस्सी से उन लोगों को बताया गया था कि वह तहखाने में थी। सदियों पुराने राजमहल में एक भी तहखाना नहीं था। इस सच्चाई ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया था। कौतूहल और अविश्वास के बोझ तले दबकर कोई कुछ नहीं बोल पाया था। सुजाता ने दिग्विजय को इस अंदाज में देखा था मानो उसे याद दिलाना चाहती थी कि संस्कृति ने जिस भय के उनसे वहम कहकर टाल दिया था वह भय जायज़ था। दिग्विजय के आदेश पाकर दो नौकरों ने तहखाने में उतरकर उन्हें बताया था कि अंदर छोटी मालकिन बेहोश पड़ी हुई हैं। सुनते ही सुजाता समेत सभी महिलाओं का कलेजा हलक में आ गया था। अनिष्ट की आशंका से पुरुषों के भी रोंगटे खड़े हो गए थे। वो ठीक तो है ना? सुजाता ने गले रूंधते हुए कहा। जी हाँ मालकिन, नब्ज़ चल रही हैं, तहखाने से नौकर ने जवाब दिया था। उसे जल्दी बाहर निकालो। यह जानने के बाद कि संस्कृति के सिवाय निश्चिंता और कुछ भी नहीं था, दिग्विजय का खोया हुआ हौसला लौट आया था और तब आनन फानन में उसने तहखाने से बाहर निकाला गया था।
इस समय वह बेहोश में थी और कमरे में सिवाय महिलाओं के और कोई भी नहीं था। बेड के सिरहाने सुजाता बैठी हुई थी। उसके अलावा कमरे में संस्कृति की 2 छोटी माएँ और 2 नौकरानियाँ थीं। मैंने आपसे कहा था कि फर्श के नीचे तहखाना है, संस्कृति ने काँपते लहजे में सुजाता की ओर देखकर कहा। घबराओ मत, अब तुम्हारा कुछ नहीं होगा। हम उस तहखाने को बंद करवा देंगे, सुजाता ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। ये इतना आसान नहीं होगा मम्मी। मुझे पता चल चुका है कि हाँफने की आवाज़ केवल मुझे ही क्यों सुनाई दे रही थी, आपको क्यों नहीं सुनाई दे रही थी। तहखाने में तुम्हारे साथ क्या हुआ था ये हम बाद में जानेंगे संस्कृति, अभी तुम आराम करो, चंद्रोदय ने पत्नी स्वरूपलता ने कहा। नहीं छोटी माँ, संस्कृति ने यूँ भय खाकर कहा, मानो यदि वे लोगों को अपनी बीती न बता पाई तो फिर जिंदगी उसे यह मौका दोबारा नहीं देगी। मुझे बताने दीजिए। अभी आप सुन रहे थे चंद्रप्रकाश पांडे का लिखा उपन्यास फिर वही खौफ का भाग